ये हैं कुछ बॉलीवुड सेलिब्रिटीज जिन्हें आप सब पहचानते होंगे, पर जैसे ये अभी दिखते हैं क्या ये हमेशा से ऐसे ही दिखते थे? नहीं, ये है इनकी कुछ पहले की फोटो जिनमें इनका स्किन कलर बिल्कुल ही डिफरेंट था और अब बिल्कुल ही अलग। मेरे कमबैक के साथ कुछ नहीं बदला, ना मेरी एक्टिंग, ना मेरे को-स्टार्स और मेरी स्किन नॉट सो मच। सच में सबको पता है कि काजोल की स्किन पहले डार्क हुआ करती थी और अब अचानक से उनकी स्किन कई शेड्स लाइट हो गई। और काजोल ही नहीं, प्रियंका चोपड़ा, दीपिका पादुकोण, शिल्पा शेट्टी, बिपाशा बसु, इन सब की स्किन पहले से कंपेयर किया जाए तो कुछ सालों में इनकी स्किन कई शेड लाइट हो गई है। अब ये एक बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि YouTube में लाखों वीडियोस पड़े हुए हैं जिनमें चेहरे को गोरा करने के तरह तरह के उपाय बताए जाते हैं और नॉर्मल लोग नींबू, मिर्ची, दही, बेसन, हल्दी न जाने क्या क्या लगाकर थक चुके हैं, पर उन्हें तो ऐसे रिजल्ट्स नहीं मिले। तो फिर आखिर ये सेलिब्रिटीज कैसे रातों रात वाइट हो जाते हैं और इतने प्रॉमिसिंग रिजल्ट अचीव कर पाते हैं स्किन वाइटनिंग ट्रीटमेंट पर? इसमें भी एक बहुत बड़ा कैच है। आज से कुछ साल पहले एक गौरी खान नाम की मॉडल शिल्पा शेट्टी के ब्यूटी स्पा में गई और उन्होंने एक एक्सपेंसिव स्किन वाइटनिंग ट्रीटमेंट करवाया और वो ट्रीटमेंट कराने के बाद गोरा होना तो छोड़ो, उनकी स्किन पील होने लग गई और उनके चेहरे पर बड़े बड़े डार्क स्पॉट्स आ गए। और ये कोई इकलौता केस नहीं है, कई सारी लड़कियां सेलेब्स की तरह दिखने के लिए उन्होंने स्किन वाइटनिंग ट्रीटमेंट करवाया और उनके चेहरे पर भी ऐसे बड़े बड़े डार्क स्पॉट्स और ब्राउनिश धब्बे पड़ गए जिसे ऑक्रोनोसिस कहते हैं। कुछ लड़कियों के चेहरे में रेडनेस, इचिंग, रैशेस, इरिटेशन, स्वेलिंग जैसे कई साइड इफेक्ट देखने को मिले। और अभी एक हाल ही का इंसिडेंट जहां पर एक लड़की को स्किन वाइटनिंग ट्रीटमेंट की वजह से हार्ट अटैक आ गया जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये सेलिब्रिटीज ऐसा क्या करते हैं जिससे वो रातों रात फेयर हो जाते हैं और उनको कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता, पर अगर सेम चीज वही कोई नॉर्मल इंसान करता है तो उसके ऊपर भयंकर साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। और आखिर इन सेलिब्रिटीज के अंदर स्किन वाइटनिंग कराने का इतना ऑब्सेशन क्यों है और दुनिया भर के अलग अलग देशों में लोगों का स्किन कलर डिफरेंट क्यों होता है? और अलग अलग देश ही नहीं, एक ही देश में अगर एग्जाम्पल ले ले इंडिया का, जहाँ पर ज्यादातर हर एक इंसान का स्किन कलर एक दूसरे से डिफरेंट होता है, कुछ डार्क होते हैं कुछ फेयर। आखिर क्यों ऐसा होता है और इसके पीछे का साइंस क्या है? अब आप बोलोगे कि साउथ इंडियन का कलर ज्यादा डार्क होता है क्योंकि वो इक्वेटर के पास रहते हैं और नॉर्थ इंडियन इक्वेटर से दूर रहते हैं इसलिए उनका स्किन कलर फेयर होता है, पर क्या ये पूरी तरह से सच है? नहीं, आपको नॉर्थ में भी ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनका स्किन कलर साउथ के लोगों से भी ज्यादा डार्क है। फिर क्यों ऐसा होता है? और अगर साउथ इंडियन लोग अपनी 3-4 जनरेशन यूरोप में रहने लग जाएं तो क्या वो भी गोरे हो जाएंगे? और आपने अपने आसपास भी देखा होगा अपने दोस्तों वगैरह में कि कुछ लोग होते हैं जो धूप में थोड़ी देर के लिए भी अगर बाहर निकलते हैं तो उनकी स्किन टैन हो जाती है, और वहीं पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कितनी भी देर धूप में रह लें उनकी स्किन टैन नहीं होती, उनकी स्किन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वेल, इन्हीं सब सवालों के जवाब जानेंगे हम इस वीडियो में। इसे समझने के लिए पहले हमें ये समझना होगा कि कोई इंसान डार्क या फेयर होता ही क्यों है। इस मैप को देखिए, ये बीच वाली लाइन इक्वेटर है और आप इसमें क्लियरली देख सकते हैं कि इक्वेटर के पास रहने वाले लोगों की स्किन डार्क शेड की होती है और जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर जाने लगते हैं स्किन कलर फेयर होने लगता है। अब ये होने के पीछे एक रीजन है, हमारी स्किन, हमारे हेयर फॉलिकल्स, हमारे आंखों का आइरिस और हमारे कानों की इनर लाइनिंग यानी कि इनर ईयर, इनमें खास तरह के सेल्स पाए जाते हैं जिन्हें मेलानोसाइट्स कहते हैं और ये सेल्स दो तरह के कलर पिगमेंट बनाते हैं। इयोमेलानिन जो कि डार्क से ब्राउन कलर का होता है जिसकी वजह से स्किन डार्क कलर की होती है, और दूसरा है फियोमेलानिन जो कि येलो से रेडिश ब्राउन कलर का पिगमेंट बनाता है, इसकी वजह से स्किन फेयर होती है। और हमारे शरीर में इयोमेलानिन और फियोमेलानिन दोनों ही प्रेजेंट होते हैं और इन दोनों का रेशियो हमारे कलर को डिसाइड करता है, यानी कि अगर कोई डार्क है तो उसमें इयोमेलानिन की ज़्यादा मात्रा है और अगर कोई फेयर है तो उसमें फियोमेलानिन की ज़्यादा मात्रा है। अब इससे ये सवाल आता है कि शरीर में ये दो तरह के मेलानिन पिगमेंट की ज़रूरत ही क्या थी, और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये मेलानिन पिगमेंट वाला सिस्टम इंसानों में इवॉल्व भी क्यों हुआ। वेल, इसके पीछे की स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये बताने के बाद मैं आगे ये भी बताऊंगा आखिर वो कौन से एग्जैक्ट ट्रीटमेंट है जिनकी वजह से सेलिब्रिटीज फेयर हो जाते हैं और उन ट्रीटमेंट्स में खर्चा कितना आता है, प्रोसीजर क्या होता है और ट्रीटमेंट के साइड इफेक्ट क्या होते हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा। तो हम बात कर रहे थे मेलानिन पिगमेंट की इंटरेस्टिंग स्टोरी के बारे में, आखिर ये इवोल्यूशन के दौरान इंसानों में डेवलप कैसे हुआ। आज से करीब 1.2 मिलियन साल पहले हमारे जो एंसेस्टर थे उनका शरीर पूरी तरह से बालों से कवर्ड रहता था, लेकिन जब धीरे धीरे उन्हें शिकार के लिए शिकार के पीछे भागना पड़ा तो उसमें एक दिक्कत आने लगी। अफ्रीका जैसी इक्वेटोरियल जगह पर जहाँ पर तापमान बहुत ज्यादा होता है, बहुत भयानक गर्मी पड़ती है, वहाँ पर फर के साथ शिकार के पीछे भागना मानो स्वेटर पहनकर चिलकती धूप में भागने के बराबर है। और फिर फर यानी शरीर में पूरे बाल होने की वजह से वो स्वेट भी नहीं ढंग से कर पाते थे
तो ये एक काफी बड़ी समस्या थी। तो इसीलिए इवोल्यूशन के दौरान हमारे पूर्वजों के फर धीरे धीरे शेड होने लग गए। अब फर के ना होने से एक और प्रॉब्लम खड़ी हो गई। अब दरअसल पूरे शरीर में बाल होने की वजह से सूरज की हार्मफुल यूवी रेज शरीर तक नहीं पहुंच पाती थी, और अब फर ना होने की वजह से बॉडी का एक तरह से यूवी प्रोटेक्शन भी चला गया, और अब हमारे शरीर को यूवी रेज से बचाने के लिए एक नेचुरल तरह की सनस्क्रीन की जरूरत थी। बस इसी पॉइंट पर इवोल्यूशन हुआ ईओमेलिन का, जिसका डार्क कलर सूरज की हार्मफुल यूवी रेज को ब्लॉक कर देता था, जिससे सन की यूवी रेज स्किन के डीपर लेयर तक ना पहुंच पाए और डीएनए को डैमेज करके कैंसर जैसी बीमारी ना कॉज कर पाए। मतलब एक तरह से देखा जाए तो ईओमेलिन की वजह से जो फर का रोल था वो हमारी स्किन ने ले लिया था, और इसीलिए अफ्रीका में जन्म लेने वाली वो पहली होमो सेपियंस की प्रजाति का कलर डार्क था। अब इसके कुछ टाइम बाद हमारे पूर्वज शिकार की तलाश में अफ्रीका से बाहर जाने लगे, ऊपर मिडिल ईस्ट से होते हुए यूरोप और एशिया की तरफ माइग्रेट करने लगे। अब ऐसे में इक्वेटर से दूर ऊपर की तरफ यानी पोल्स की तरफ यूवी रेडिएशन की मात्रा कम होने लगी। तो अब उन रीजन्स में ईओमेलिन की जरूरत ही नहीं थी, बट बॉडी में तो ईओमेलिन था जो कि शरीर को हार्मफुल रेज से बचा रहा था। अब उसी ईओमेलिन की वजह से बॉडी में दूसरी प्रॉब्लम्स खड़ी होने लगी। अब हो क्या रहा था कि इक्वेटर से दूर इन रीजन्स में ईओमेलिन यूवी रेज को पूरी तरह से ब्लॉक कर दे रहा था। बेसिकली होता क्या है कि यूवी लाइट्स की मदद से हमारा शरीर विटामिन डी प्रोड्यूस करता है। विटामिन डी कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में मदद करता है, लेकिन अब प्रॉब्लम ये थी कि जब यूवी लाइट्स बॉडी में पहुंच ही नहीं पा रही थी, तो इसका मतलब नो विटामिन डी, और नो विटामिन डी मतलब हद से ज़्यादा कमज़ोर बोन्स, जो कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। अब इसी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए हमारे पूर्वजों में एक बार फिर से इवोल्यूशन हुआ, जिसमें एक लाइटर पिगमेंट का जन्म हुआ कॉल्ड फियोमेलिन। अब इसके येलो टू रेडिश ब्राउन कलर की वजह से हमें एटलीस्ट उतनी यूवी लाइट्स तो मिल पा रही थी जितना विटामिन डी प्रोड्यूस करने के लिए ज़रूरी थी। तो इसी मेलानिन के रेशियो की वजह से पोल्स की तरफ स्किन लाइट होती चली जाती है और इक्वेटर की तरफ डार्कर होती चली जाती है। इसीलिए अगर इंडियन स्किन कलर की बात करें तो क्योंकि इंडिया इक्वेटर के करीब है, इसीलिए यहाँ के लोगों की स्किन ब्राउन होती है। अब देखो, सिर्फ एक यही रीज़न नहीं होता स्किन डार्क या फेयर होने का, इसे मल्टीपल जीन कंट्रोल करते हैं। स्किन कलर और भी तरह से इफेक्ट होता है, जैसे कि जोग्राफिकल लोकेशन, इंटेंसिटी ऑफ यूवी रेज, और यहाँ तक कि हमारी डाइट पर भी डिपेंड करता है। मेन पॉइंट इज कि कोई भी इंसान अपनी ओरिजिनल स्किन टोन से लाइटर नहीं हो सकता। तो अब यही सवाल आता है कि आखिर ये सेलिब्रिटीज कैसे रातों रात इतने शेड्स फेयर हो जाते हैं। अब देखिए, दरअसल स्किन वाइट करने के लिए ये जो मेलानिन होता है, इसके बनने के ही प्रोसेस को ब्रेक कर दिया जाता है, और इसको ब्रेक करने के लिए 3 तरह के एक्शन लिए जा सकते हैं। पहला, किसी तरह से ईओमेलिन के प्रोडक्शन को ही बंद कर दो, या फिर ईओमेलिन को कम करके फियोमेलिन की मात्रा बढ़ा दो। दूसरा, मेलानोसाइट्स यानी कि मेलानिन प्रोड्यूस करने वाले सेल्स को ही मार दो। तीसरा, मेलानोसोम्स यानी कि मेलानिन पिगमेंट के पैकेट्स को भी डिस्ट्रॉय कर दो। अगर आप फर्स्ट वाला ट्राई करते हैं तो आपको टेम्परेरी वाइटनिंग इफेक्ट मिलेगा, लेकिन अगर आप सेकंड या थर्ड वाला ट्राई करते हैं तो आपको रिजल्ट काफ़ी लॉन्ग टर्म के लिए मिलेंगे। तो अब समझते हैं कि ये सेलिब्रिटीज़ क्या करते हैं। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला स्किन वाइटनिंग एजेंट है ग्लूटाथियोन, जो कि कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में हैविली इस्तेमाल किया जाता है। इसके पिल्स और इंजेक्शंस दोनों मिलते हैं। अब दरअसल ये ग्लूटाथियोन करता क्या है कि इसके इस्तेमाल से बॉडी में ईओमेलिन का प्रोडक्शन ड्रास्टिकली ड्रॉप हो जाता है, जिससे स्किन फेयर दिखने लगती है। पर जैसे ही आप इसके इंजेक्शंस या पिल्स लेना बंद कर देते हैं, आपका ओरिजिनल कलर फिर से वापस आ जाता है। तो ये तो टेम्परेरी सोल्यूशन है। तो अब सवाल आता है कि आखिर लॉन्ग टर्म इफेक्ट कैसे मिलेंगे। उसके लिए कुछ सेलिब्रिटीज इन प्रोसीजर्स के साथ साथ दूसरे सेमी परमानेंट प्रोसीजर भी करवाते हैं, जो कि बेहद खतरनाक और रिस्की हो सकते हैं, जिसमें मेलानोसाइट्स और मेलानोसोम दोनों को ही डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है कुछ केमिकल की मदद से, जैसे कि हाइड्रोक्विनोन, जो कि मोस्ट कॉमनली यूज स्किन ब्लीचिंग एजेंट है, और एजेलिक एसिड। ये मेलानिन बनने वाले मेलानोसाइट्स के लिए साइटोटॉक्सिक होता है, यानी कि मेलानिन बनने वाले सेल्स को ही मार देता है। इन जैसे टॉक्सिक केमिकल्स को भी स्किन वाइटनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब क्योंकि एक तरह से देखें तो ये बॉडी के सेल्स को ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं, इसलिए ये साइटोटॉक्सिक होते हैं, जो कि आगे जाके कैंसर कॉज कर सकते हैं। एक और तरीका होता है स्किन वाइट करने का, जो कि लेजर के द्वारा किया जाता है। इसमें मेलानोसोम्स यानी कि मेलानिन पिगमेंट के पैकेट्स को लेजर के द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है, जिससे ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। सो अब आप समझ सकते हैं कि कई सारे केमिकल्स और फिजिकल स्किन वाइटनिंग एजेंट्स हैं जिनकी वजह से ये सेलिब्रिटीज अपनी स्किन का कलर 1 या 2 नहीं बल्कि कई शेड्स वाइट कर लेते हैं, वो भी एक शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम में। तो अब आता है सवाल कि क्या ऐसे स्किन वाइटनिंग ट्रीटमेंट एक आम इंसान को कराने चाहिए। अब देखिए, इसमें मल्टीपल चीजें मैटर करती हैं, जिनमें से पहली चीज है इनका प्राइस। अब जो 2 सबसे इफेक्टिव और कंपैरेटिवली सेफर ट्रीटमेंट्स हैं, ग्लूटाथियोन इंजेक्शन और लेजर ट्रीटमेंट। इसमें लेजर ट्रीटमेंट का एक सेशन का कॉस्ट जाता है 4 से 40 हज़ार तक,
और रिजल्ट्स के लिए एटलीस्ट 6 सेशन तो लगते ही हैं, यानी कि टोटल 1 से 2 लाख रुपए। और उसके बाद भी जो आपको फॉलोअप सेशन लेने पड़ेंगे उसके चार्जेस अलग। फिर बात करते हैं ग्लूटाथियोन इंजेक्शन की, जिसमें डॉक्टर के हिसाब से स्किन वाइटनिंग का डोसेज 900 मिलीग्राम पर वीक लेना होता है। इस इंजेक्शन को एक ही बार में नहीं 2-3 बार में लेना होता है, और ऐसा एटलीस्ट 2-3 हफ्तों तक लेना पड़ता है टू सी वाइटनिंग इफेक्ट। और अब ग्लूटाथियोन इंजेक्शन के एक इंजेक्शन की कॉस्ट होती है 40,000 रुपये। तो अगर 3 हफ्ते तक का जोड़ें तो ये कॉस्ट सीधा पहुंच जाती है 3,60,000 रुपये। और इसमें दूसरे ऑप्शंस भी जैसे ग्लूटाथियोन के पिल्स। अगर आप पिल्स खाना चाहते हैं तो ये 15 टैबलेट का एक पैकेट होता है, जिसकी कॉस्ट होती है करीब 2,500 रुपये पर पैकेट। अब जो ये पिल्स होती हैं वो इंजेक्शन से कम इफेक्टिव होती हैं, इसलिए कम से कम दिन में 2 टैबलेट तो खाना ही पड़ेगा, और उसके बाद भी एब्जॉर्प्शन उतना नहीं हो पाएगा जितना इंजेक्शन से होता है। यानी कि इसकी कॉस्टिंग भी लगभग 30 से 60,000 तक पहुंच जाती है। और इंजेक्शन जैसे रिजल्ट मिलेंगे या नहीं इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि ये ट्रीटमेंट्स परमानेंट नहीं है, डिपेंडिंग अपॉन योर स्किन टाइप और कलर ये ट्रीटमेंट्स आपको हर कुछ महीनों के इंटरवल्स में करते रहना पड़ेगा। और अब प्राइस के बाद जो दूसरा सबसे मेन फैक्टर जो आपको कंसीडर करना चाहिए वो है इनके साइड इफेक्ट्स, जो कि कई बार पेशेंट से छुपाए जाते हैं। लेजर स्किन वाइटनिंग में स्कारिंग, इन्फेक्शंस, इन सब का भारी खतरा रहता है, और कई केसेस में ल्यूकोडर्मा जैसी डिसीज भी हो जाती हैं। ग्लूटाथियोन की बात करें तो अभी हाल ही में 2020 में एक फिलीपीन के स्पा में ग्लूटाथियोन सेशन के बाद एक औरत को हार्ट अटैक आ गया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। ऐसे ही कुछ केसेस में लोगों की जान तक चली जाती है। और ग्लूटाथियोन इंजेक्शन को स्किन वाइटनिंग के लिए यूज करने से FDA तक ने मना कर रखा है, यानी कि बैन कर रखा है, क्योंकि इससे खतरनाक स्किन डिसीज होने का खतरा रहता है, और यहाँ तक कि कुछ केसेस में जान तक जाने का खतरा रहता है। और ग्लूटाथियोन के अलावा भी कई सारे ऐसे केमिकल बेस्ड ड्रग हैं जो स्किन वाइटनिंग के लिए यूज किए जाते हैं, और सभी में भयानक से भयानक साइड इफेक्ट होने का खतरा रहता है। प्लस भूलो मत, इंडिया में फेक कॉस्मेटिक ड्रग का भी एक पूरा नेक्सस चलता है। अभी हाल ही 2018 बेंगलुरु में 13.5 लाख के इलीगल स्किन वाइटनिंग ड्रग को जब्त किया गया। इसी तरह से पूरे इंडिया में हर जगह से ऐसी न्यूज़ आती रहती हैं फेक मेडिसिन या फेक कॉस्मेटिक प्रोडक्ट जब्त होने की। और जब लोग इन्हीं स्किन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करते हैं तो उनकी स्किन गोरा होना तो छोड़ो या बेटर होना तो छोड़ो, उनकी स्किन बर्न होने लगती है, उल्टा और डार्क हो जाती है। हाइपर पिगमेंटेशन, रैशेस, पिंपल जैसी प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, और वर्स्ट केसेस में ओवरडोजेस या लॉन्ग टर्म एक्सपोजर से कैंसर या डेथ भी हो सकती है। तो अब जब ये चीज़ें इतनी खतरनाक है जिससे कि जान जाने तक का खतरा भी होता है, और ऊपर से इतनी एक्सपेंसिव होती हैं कि एक आम इंसान नहीं करा सकता, तो भी लोग इसके पीछे क्यों भागते हैं? या फिर क्या लोगों को सच में ये कराना चाहिए स्किन वाइटनिंग ट्रीटमेंट? अब देखिए, दरअसल इसके पीछे रीज़न ये है, ज़्यादातर जगहों में इंडिया जैसे देश में लोगों को स्किन कलर की वजह उनको डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ता है। आप इंटरनेट में सर्च करेंगे या कोरा में आपको ढेरों ऐसी स्टोरियां मिल जाएंगी जहां पर लोगों ने अपनी कहानी बताते हुए कहा कि उनको डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ा उनके रंग की वजह से। अब क्या ये चीज़ कभी चेंज हो सकती है? क्योंकि ये तो समाज की बात है। लोग अगर थोड़ा बहुत पढ़ लिख गए तो हो सकता है कि वो दूसरों के साथ ऐसा डिस्क्रिमिनेट ना करें, लेकिन जो लोग इन चीज़ों से परेशान होकर के ऐसे कदम उठा लेते हैं और अपनी हेल्थ और अपना पैसा ये सब बर्बाद करते हैं, उन्हें थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि उनको समाज में इज्जत इस चीज़ से नहीं मिलेगी कि उनका स्किन कलर कैसा। उनको ध्यान देना चाहिए अपनी पर्सनालिटी पे, अपनी पोजीशन पे, अपनी स्किल्स पे। अगर वो अपने आप को डेवलप करेंगे तो लोग उनकी रिस्पेक्ट ऑलरेडी करने लग जाएंगे। वरना आप चाहे कितने भी फेयर हो जाएं या कितने भी कुछ भी हो जाएं, जो लोग आपको ट्रोल करते आ रहे हैं वो हमेशा करेंगे, वो एक ना एक तरीका ढूंढ लेंगे आपको ट्रोल करने का। तो किसी दूसरे के चक्कर में, किसी दूसरे की बातों को सुन करके ऐसे कदम ना उठाएं या ऐसे खतरनाक स्किन ट्रीटमेंट ना करवाएं जिनसे कि आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। आपको सोसाइटल रिस्पेक्ट दिला सकती है आपकी पोजीशन, आपकी पर्सनैलिटी, तो आप उन पर काम कीजिए, ना कि ऐसे टेम्परेरी सॉल्यूशंस पर जहाँ पर आपका नुकसान ही होगा, फ़ायदा कुछ नहीं होगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।